नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल और आज से राज्यसभा टीवी पर विशेष की जगह चुनाव से जुड़ी खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरें दिखाएंगे। हम बताएंगे 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी की सियासी तस्वीरें और राजनीतिक समीकरण। हमेशा की तरह इस बुलेटिन में आप देख पाएंगे इन तमाम राज्यों का निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण। 16 मई तक चुनाव का यह दौर चलेगा और 19 मई को इन सभी राज्यों के नतीजे घोषित होंगे। तब तक राज्यसभा टीवी आपको इन सभी राज्यों की जमीनी सच्चाई से रूबरू कराता रहेगा। हमारे रिपोर्टर इन तमाम प्रदेशों की हकीकत आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं 5 राज्यों के क्या है समीकरण। यह सिलसिला हम शुरू करें इससे पहले चुनावी सुर्खियों पर एक नजर। असम चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। राज्य में 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग। लेफ्ट के घोषणा पत्र में लोकतंत्र के लिए वोट देने की अपील। पांच राज्यों में चुनाव को लेकर सियासी दलों ने कसी कमर। पश्चिम बंगाल में 6, असम में 2 तो केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक चरण में चुनाव। और 5 राज्यों में चुनाव आयोग के खास इंतजाम। 14,000 से ज्यादा मतदान केंद्र, कई विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपीएटी की सुविधा। और शुरुआत करते हैं असम और पश्चिम बंगाल से, जहां चुनावी पारा चढ़ने लगा है। चुनाव आयोग का असम का 2 दिन का दौरा आज से शुरू हो गया। कांग्रेस ने भी राज्य के लिए दूसरी सूची जारी कर दी है। वहीं वाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने तरुण गोगोई मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रकीबुल हुसैन को समगुड़ी से उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बीजेपी और असम गण परिषद के समझौते को विचारधारा के खिलाफ बताया। ये तो अनहोली अलायंस है, ये तो अपॉर्चुनिटीज अलायंस है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। जो उसको अलग अलग आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी फिलोसफी फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सब एक साथ हो गया। उधर पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा ने घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं से लोकतंत्र के लिए वोट करने की अपील की है। मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी की जड़ें जमाने में टीएमसी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने टीएमसी के विकास एजेंडे पर भी सवाल उठाए। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग की टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। आयोग ने पुलिस और प्रशासन के अलावा राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की थी। आयोग ने राज्य में 14,000 अति संवेदनशील जगहों की पहचान की है और इन जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राज्य में 6 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव आयोग का विशेष पर्यवेक्षक दल इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दल में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल हैं। दल के पर्यवेक्षक हर जिले में जाकर चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही आम लोगों और राजनीतिक दलों की शिकायतों को भी सुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीईओ नरेंद्र चौहान ने बर्धमान जिले का दौरा कर जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। विशेष पर्यवेक्षक दल के बाकी सदस्य हल्दिया, नंदीग्राम, हावड़ा और हुगली और उत्तरी बंगाल के दौरे पर भी हैं। चुनाव आयोग ने इस बार राज्य में करीब 14,000 संवेदनशील पॉकेट्स की पहचान की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का शोर जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सोमवार को भवानीपुर के साथ साथ कई विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा की। उनके साथ टीएमसी के कई उम्मीदवार मौजूद थे। ममता बनर्जी ने इस दौरान आम जनता से भी बातचीत की। इससे पहले रविवार को कोलकाता से सटे हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस की रैली हुई। रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उत्तर हावड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार और पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ल और बाली विधानसभा सीट से पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया शामिल रहीं। रैली से पहले शालीमार से सलकिया इलाके तक एक पदयात्रा भी आयोजित की गई। असम के 3 बार के मुख्यमंत्री और चौथी बार के उम्मीदवार तरुण गोगोई ने तीताबोर विधानसभा सीट से नामांकन के वक्त अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी। शपथ पत्र के मुताबिक बैंक जमा, बीमा, बचत, शेयर मिलाकर गोगोई की कुल चल संपत्ति 49,95,022 रुपये। वहीं उनकी पत्नी डॉली गोगोई के पास 49,88,717 रुपये की चल संपत्ति है। मुख्यमंत्री के पास 4 करोड़ 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार
सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली विधानसभा सीट से पर्चा भरते वक्त अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। सोनोवाल के पास 70,44,919 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 1,15,00,000 रुपए की अचल संपत्ति का ब्यौरा सर्बानंद ने अपने नामांकन पत्र में दिया है। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल और असम की सियासत पर। गौतम जी, सबसे पहले असम की मैं बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के अलावा इन पांचों राज्यों में जो सबसे बड़ा स्टेक है बीजेपी का, वो असम में है। असम में इस बार किस तरह के आप राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं, और खासकर जो बांग्लादेश को लेकर कुछ घोषणाएं की गई हैं बीजेपी की ओर से, उनका असर आप इन चुनावों में कितना देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि तरुण गोगोई 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनके खिलाफ जा सकते हैं। दूसरी बात है कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा का बढ़त का 65 करीब सीटों के ऊपर हुआ था। इसके लिए भाजपा का उम्मीद बड़ी है। लेकिन जो गठबंधन का बात हुआ है, वो बात सही है कि एजीपी और बोडो पार्टी के साथ भाजपा ने बहुत अच्छा एक तालमेल करने का कोशिश की है, लेकिन इसके लिए एजीपी के अंदर ही हम देखा कि उसमें एक फूट हुआ है। बोडो के साथ ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन एजीपी का साथ होने का जो कारण एक है कि बांग्लादेश लेके बीजेपी का जो पॉलिसीज, इसके लेके कुछ कन्फ्यूजन आसाम के वोटर के अंदर है। आसाम में मूल समस्या जो है वो है अहोमिया जो परिचय, जो अहोमिया आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वो सबसे बड़े अहम मुद्दा है। इसके लिए जब आप बांग्लादेश के साथ कोई भी स्टेप लेंगे, उसके एक सीधा इम्पैक्ट आसाम के ऊपर होता है। जब केंद्रीय सरकार ने सत्ता में आने के बाद घोषणा की थी कि हम बांग्लादेश से जितना हिंदू परेशान होकर आएंगे उसको हम यहाँ का नागरिक बनाएंगे, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट हुआ था। 4 दिन असम में बंद रहा। उसका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आसू ने बंद बुलाया था, वो बहुत ही कामयाब एक बंद हुआ था। उसके लेके अहोमिया का मन में एक शंका पैदा हुई कि हिंदू बांग्लादेश से आए और यहाँ पे उनका ज़मीन मिले कि यहाँ पे रहेंगे, तो उनका जो आइडेंटिटी है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप कह रहे हैं सर कि ये पासा पलट सकता है बीजेपी के लिए, ये उसके विपक्ष में चला गया मामला? नहीं, अभी भी जो है, इसलिए जो है इनके लिए जो करना चाहिए था, जो सिटीजनशिप जो कानून है उसको जो अमेंडमेंट, वो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया नहीं है। तो फिलहाल शायद चुनाव के बाद वो कर सकते हैं कि नहीं करेंगे, बात की बात है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है तरुण गोगोई सरकार के खिलाफ एक मोर्चा उन्होंने बनाया। यही मोर्चा 2001 में भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी तरुण गोगोई को बहुमत मिला था। अच्छा सर, जल्दी से मैं थोड़ा पश्चिम बंगाल पे भी आप अपना नजरिया यदि स्पष्ट करें, कांग्रेस के लिए खासकर कितना महत्वपूर्ण होगा पश्चिम बंगाल? देखिए, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण, जैसे तमिलनाडु और बंगाल जो दोनों स्टेट है, इसमें कांग्रेस का कोई खास ऐसे कोई स्टेक है नहीं। उनका अपना अस्तित्व बचाने का लड़ाई है। इसके लिए वो वामपंथी के साथ ये जो पहली बार जो गठबंधन किया, जिसके लिए ये बहुत सारे इम्पैक्ट उसका दिखाई दे रहा है बंगाल में। कभी कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक मंच पे आया नहीं है, कभी सीटों का तालमेल भी हुआ नहीं है। आजकल सीटों का तालमेल हो रहा है, क्योंकि होने के बाद भी बहुत जगह पे अभी तक सीटों का तालमेल हुआ नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। जैसे ममता जी ने पहले दिन चुनाव घोषणा के दिन आधा घंटे के अंदर ही पूरा 294 सीट में अपना उम्मीदवार घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस और वाम मोर्चा ने पूरा कैंडिडेट उम्मीदवार अभी तक घोषणा नहीं कर पाया है। ज़्यादातर पे किया है, लेकिन ऐसे किया है कि एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। ऐसे भी हुआ है जहाँ पे दोनों पार्टी का संगठन मजबूत है। बाकी बंगाल में कांग्रेस, खास तौर पे दक्षिण बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दोनों का गाड़ी बहुत ही उसका वीक हो चुके हैं। सर, एक या दो सेंटेंस में आप मुझे बता दीजिए, क्या ममता बनर्जी के लिए केक वॉक की सिचुएशन है? इतना आसान है या नहीं? कोई चुनाव केक वॉक नहीं हो सकता है, बट ये आप बोल सकते हैं कि जो अभी तक जो आज का जो स्थिति है, इस स्थिति में ममता बनर्जी को आगे दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए और इस विश्लेषण के लिए। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया। इसके तहत असम में 2 चरणों में चुनाव होगा, तो पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में वोट डाले जाएंगे। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही दिन वोटिंग होगी। नतीजे 19 मई को आएंगे। इन राज्यों में आचार संहिता
जिस दिन ये घोषणा हुई थी उसी दिन से लागू हो गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की शुरुआत असम से होगी। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 65 सीटों पर 4 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके लिए 11 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। दूसरे चरण के लिए 61 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। इसकी अधिसूचना 14 मार्च को जारी की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 चरण में मतदान होगा। बंगाल में पहले चरण में कुल 49 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 4 अप्रैल को 18 और 11 अप्रैल को 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनके लिए 11 और 14 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। दूसरे चरण में 17 अप्रैल को राज्य की 56 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। तीसरे चरण में 21 अप्रैल को 62, चौथे चरण में 25 अप्रैल को 49, पांचवें चरण में 30 अप्रैल को 53 और छठे यानी आखिरी चरण में 5 मई को 25 सीटों पर मतदान होगा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक साथ 16 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। केरल में 140, तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का मूवमेंट, किस वल्नरेबल लोकेशंस इंक्लूडिंग स्लम एरियाज जहां पे लोग वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स करेंगे, हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्स के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स करेंगे और जिले के हमारे ऑब्जर्वर्स करेंगे। असम में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी काबिज है। केरल में भी कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ का शासन है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार है, तो पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की 824 विधानसभा सीटों पर 4 अप्रैल से 16 मई के बीच मतदान होगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक असम में 97.9% वोटरों की फोटो मतदाता सूची तैयार है, जबकि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 100% फोटो मतदाता सूची बन चुकी है। असम में 93.85% वोटरों के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र हैं, जबकि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 100% वोटरों के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र हैं। मतदान के दौरान आयोग वोटरों को फोटो मतदाता पर्चियां भी बांटेगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। असम में 4.5% मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। 2011 के 23,813 मतदान केंद्रों की तुलना में इस बार 24,888 मतदान केंद्र होंगे, जबकि केरल में 3.5% पोलिंग बूथ और जोड़े गए हैं। 2011 में यहां 20,758 मतदान केंद्र थे। इस बार 21,498 मतदान केंद्र होंगे। तमिलनाडु में मतदान केंद्रों की तादाद 21.5% बढ़ाई गई है। 2011 में 54,016 केंद्र थे, जबकि इस बार 65,616 केंद्र होंगे। पश्चिम बंगाल में 48.7% मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। पहले के 51,919 के मुकाबले इस बार 77,247 केंद्र होंगे। पुडुचेरी में 12% मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। पिछले चुनाव में यहां 815 पोलिंग बूथ थे, जबकि इस बार 913 पोलिंग बूथ होंगे। सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, शौचालय, धूप से बचने के लिए शेडिंग, दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कुछ इलाकों में महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे, जबकि आदर्श मतदान केंद्रों पर वोटरों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। सभी 5 राज्यों के 14,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी की सुविधा होगी। इसके तहत मतदाता को मतदान के बाद वोटिंग की पुष्टि के लिए हाथों हाथ पर्ची दी जाएगी। असम में 10, केरल में 12, तमिलनाडु में 17, पश्चिम बंगाल की 22 और पुडुचेरी के 3 विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों को इस सुविधा मिलेगी।
इन राज्यों में चुनाव आयोग पहली बार उम्मीदवार की नापसंदगी बताने वाले नोटा के लिए ईवीएम मशीनों पर विशेष चिन्ह लगाएगा। मतदाता उम्मीदवारों को पहचान सके, इसके लिए प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनकी तस्वीर भी ईवीएम पर होगी। डाक मतपत्रों पर भी तस्वीरें छापी जाएंगी। संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति के आकलन के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस और दूसरे राज्यों से मंगाए गए सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। वहीं ऐसे मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी और लाइव वेबकास्टिंग का इंतजाम भी होगा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। केरल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी नए गठबंधन के तहत किस्मत आजमा रही है। भारत धर्म जन सेना यानी BDJS के एनडीए में शामिल होने के बाद अब दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। इसके तहत BDJS 140 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केरल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कुम्मन राजशेखरन और BDJS अध्यक्ष तुषार वेल्लापिल्ले ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों पार्टियों ने कई दौर की बैठक की और उसके बाद सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया गया है। आपको बताएं कि BDJS को श्री नारायण धर्म परंपरान योगम यानी SNDP का समर्थन हासिल है, जो राज्य की पिछड़ी जाति इझुआ के बीच खासा प्रभाव रखती है। और केरल और तमिलनाडु के सियासी समीकरणों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ DNA के संपादकीय सलाहकार पारसा वेंकटेश्वर राव जूनियर मौजूद हैं। पारसा, ये बताइए आप, सबसे पहले अगर केरल की अगर बात करें, जो खबर अब थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे दर्शकों को कि बीजेपी ने जो ये नया गठबंधन किया है, क्या अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में बीजेपी के लिए ये अहम होगा और कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं? मुमकिन है, और उनका इरादा भी ये है कि बीजेपी का कि वो कुछ इजाफा करेंगे अपने सीटों में या अपने वोटिंग परसेंटेज में, जो पहले कुछ हद तक 8% या 8% या 7% था, उनको बढ़ाना चाहते हैं। ये सीट में कहाँ तक बदलेंगे ये कहना ज़रा मुश्किल है। शायद पहली बार 1-2 सीट तो जीतने की इम्कान है। ये जो नया पार्टी बना है वहाँ पे, ये बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी का, नारायण गुरु के जो फॉलोअर्स हैं उनके बलबूते पर, इनका जो है जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर कम्युनिस्ट के तरफ हैं और कई सालों से CPM के वोटर्स बने हुए हैं। अच्छा। CPM के वोटर बने रहने के बाद बीजेपी की तरफ आने के लिए इनका मकसद क्या होगा, उनके फ़ायदे क्या होंगे, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं है। क्योंकि रिवाज ये है कि वहाँ पर नायर सोसाइटी वाले कांग्रेस के तरफ रहे और ये एजवा कम्युनिटी जो है CPM के तरफ रहे। तो ये जो हिंदू समाज के केरल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कास्ट बेसिस है। अच्छा। ये इनके अपने लॉयल्टी बदलेंगे। इस वक्त बीजेपी का मानना यह है कि दोनों नायर कम्युनिटी और ये जो नारायण गुरु के फॉलोअर्स है एजवा कम्युनिटी, दोनों अगर साथ मिलकर बीजेपी को वोट दे तो उनको वहाँ पर मेजॉरिटी मिलेगा, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी का वोट जो है वहाँ पे कुछ 54% कुछ है। लेकिन ये जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रियासत में भारत में कि कास्ट का अहमियत बहुत ज़्यादा है और वो कास्ट बाउंड्रीज को छोड़ के या कास्ट लॉयल्टीज़ को छोड़कर वो जो हिंदू समाज या हिंदू सोसाइटी या हिंदू वोट बैंक जो बनाने का इरादा है या मकसद है, वो बहुत ज़रा मुश्किल है कामयाब होने के लिए। जी। अच्छा पासा, हम अब चलते हैं ज़रा तमिलनाडु की तरफ। वहाँ का सियासी समीकरण क्या कहता है? करुणानिधि लग नहीं रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर इन चुनावों में रहेंगे, हालांकि नाम उन्हीं का चल रहा है उनकी पार्टी की ओर से। दोनों बेटों के बीच में भी आप जानते हैं कि पार्टी एक तरह से बंटी हुई है। ऐसे में क्या AIADMK को बैठे बिठाए एक तरह से केक वॉक जैसी सिचुएशन लग रही है, या फिर उसे चुनौती अभी भी मिल रही है DMK की? वहाँ पे जो है जैसे केरल में है, वहाँ तमिलनाडु में भी कास्ट इक्वेशंस की अहमियत बहुत है। सिर्फ फ़ायदा यह है कि अन्ना DMK की तरफ एक पर्सनालिटी है और पर्सनालिटी का एक हद तक असर है वहाँ पर। और फिलहाल जयललिता अकेली लीडर है वहाँ पर जिनके पर्सनालिटी सारे स्टेट में फैला हुआ है। बहुत दिनों तक, बहुत अरसे तक करुणानिधि भी अपने इमेज पर जीतते थे। हालांकि DMK का अपना खुद
कास्ट कैलकुलेशन था, कास्ट अरिथमेटिक था, और अन्ना डीएमके की तरफ भी कास्ट अरिथमेटिक चलता रहता है, लेकिन वो पर्सनालिटी के बेसिस पर लड़ाई करते थे और हार जीत उसी पर होता था। जी जी। लेकिन जो कि डीएमके का पर्सनालिटी फैक्टर थोड़ा कमज़ोर हुआ, तो वो चाहते हैं कि जो कास्ट फैक्टर है, कास्ट कोएलिशन है, उसको मजबूत करें। वो मजबूत करने के बाद यानी कि जो कांग्रेस वोट है, डीएमके का वोट है और एक आध छोटे पार्टी है, उनको भी मिलाकर क्या वो अन्ना डीएमके या जयललिता को शिकस्त दे सकते हैं? ये लगता है कि ये नामुमकिन है या मुश्किल है, क्योंकि अन्ना डीएमके की तरफ उनका वैसे उनके खुद के कास्ट कॉम्बिनेशन से, उसके अलावा वो पर्सनालिटी की फैक्टर भी है। यानी कि कास्ट कॉम्बिनेशन हो या जो मौजूदा वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन हो, उसके हिसाब से फिलहाल एआईडीएमके ही स्ट्रॉन्ग होल्ड में लग रही है। बहुत एडवांटेज जयललिता को है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में स्थानीय मुद्दों के अलावा कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी अहम रहेंगे और इनमें केवल असम ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की मौजूदगी भले ही कम हो, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि चुनाव केंद्र सरकार के कामकाज की परीक्षा भी होंगे। जहां भी ये लोग जाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाएंगे। आसाम की स्थिति किसने पैदा की, क्यों पैदा की? चुनाव का ऐलान होते ही जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के वादे कर रही हैं। हालांकि बुनियादी मुद्दे 5 राज्यों में एक जैसे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इन मुद्दों का असर अलग अलग है। हर प्रदेश की अपनी खासी मुश्किलें हैं और उनका निदान भी उस राज्य के मुताबिक जनता देख रही है। असम में विशेष राज्य का दर्जा एक अहम चुनावी मुद्दा बन सकता है, तो हर बार की तरह इस बार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अहम होगा। इसके अलावा राज्य के विकास, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दे भी होंगे। बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पर एक बार फिर दांव लगाया है। विधानसभा के चुनाव में राज्य के मुद्दे रहते हैं, ज़्यादा नेशनल इश्यूज़ की ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन असम में क्योंकि बीजेपी बड़ा चैलेंजर रूप में वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए तरुण गोगोई की सरकार और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जैसे लेकर प्राइस राइस को लेकर, जो एनडीए कार्यकाल पिछले 2 साल में क्या सफलता प्राप्त की या ना की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके बाद से ही पार्टी में बगावत के सुर भी उठने लगे हैं, लिहाजा चुनाव में अंदरूनी कलह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जबकि ममता सरकार के कामकाज के साथ बिजली, पानी, सड़क, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे भी जोर शोर से उठेंगे। बंगाल में तो सीधा जो कांग्रेस और लेफ्ट, उनका निशाना रहेगा कि तृणमूल कांग्रेस का गवर्नेंस बहुत ख़राब रहा है। स्कैम्स भी हुए हैं, जैसे वो शारदा का चिट फंड स्कैम था। और तृणमूल दिखाएगा कि वामपंथी इतने बड़े पार्टी थे, इतना बड़ा एक फ्रंट था जो 34 साल वहाँ राज किया। अब वो इस नौबत पे आ गया है कि वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर लड़ रहा है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के सियासी बयार में बुनियादी मुद्दों की ही बात होगी। पिछले बरस तमिलनाडु में बाढ़ ने बड़े पैमाने पर कहर बरपाया था। चुनाव में पुनर्वास एक बड़ा मुद्दा होगा। सूबे की दोनों बड़ी पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हैं। तमिलनाडु में जो होगा तो वो तो होगा, अब अन्ना डीएमके जयललिता जी का जो सरकार है उसका परफॉर्मेंस पे एक बड़ा मुद्दा रहेगा। हैंडलिंग ऑफ द फ्लड्स इन तमिलनाडु, उस पे डीएमके काफ़ी जोर देगी। उधर केरल में भी मुख्यमंत्री उमनचांडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना सकती हैं। हालांकि शराबबंदी के उनके फैसले के बाद सूबे की महिलाओं का बड़ा तबका उनके साथ नजर आ रहा है। राज्य में महिला वोटरों की तादाद ज्यादा है। पुदुचेरी में रंगासामी केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ रुपए के कर्ज की माफी की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। चुनाव में राज्य की अर्थव्यवस्था बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकती है। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2016 के आज के सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।